गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग क्लास 8th का सिविक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमने लास्ट वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना था। फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम लोगों ने ये जाना था कि फंडामेंटल राइट्स क्यों ज़रूरी थे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्यों लिखे गए। देन आफ्टर हम लोगों ने देखा था कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, और लास्ट हमने पढ़ा था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसी टॉपिक को हम लोग आगे पढ़ते हुए उस टॉपिक को हम आज ख़त्म करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वही है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हम आगे पढ़ते हैं क्या है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर लिखा हुआ है मैंने, इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑब्जर्वेशन अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, इन्होंने क्या कहा किसके बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स से दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव है, यानी कि दो फायदे होते हैं। फंडामेंटल राइट्स के दो ऑब्जेक्टिव हैं। कौन कौन से दो ऑब्जेक्टिव हैं वो देखिएगा। इन्होंने क्या कहा कि एवरी सिटीजन मस्ट बी अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स। इन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति इस पोजीशन पर होना चाहिए कि वो अपने राइट्स के लिए क्लेम कर सके। कहने का मतलब क्या है इनका कि अगर उनके किसी भी राइट्स को क्या किया जा रहा है, एक्सप्लोइट किया जा रहा है, किसके द्वारा, किसी गवर्नमेंट के द्वारा या किसी इंडिविजुअल के द्वारा, तो वो व्यक्ति क्या कर सके, कोर्ट में क्लेम कर सके। मैंने आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बताया था। मैंने बताया था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट राइट है हमारा। भीमराव अंबेडकर ने भी इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को उसको क्यों कहा है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अगर कोई किसी भी सिटीजन का कोई भी अगर क्या किया जा रहा है, राइट अगर एक्सप्लोर किया जा रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए क्लेम दोज राइट्स, कि वो क्लेम कर सके उन राइट्स के लिए। क्लियर है, पहला ऑब्जेक्टिव ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, दीज राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज़ गॉट द पावर टू मेक द लॉस। इसको समझिए कि देखिए बेटा, मैं आपसे पूछूं कि कंट्री के अंदर हमारे के सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है, तो आप कहेंगे गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट बनाती है, सारे लॉस गवर्नमेंट बनाती है, तो वो क्या कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। तो इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो गवर्नमेंट से भी ऊपर होने चाहिए। मतलब क्या है इसका कहने का कि गवर्नमेंट अगर लॉज बना रही है तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर भी होने चाहिए। देखो बेटा, अगर देखिए जब मैंने जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वो ना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ही सारे लॉज बनाती है। तो गवर्नमेंट अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा लॉ बना दे कि जो किसके खिलाफ हो, जो वायलेट करता हो किसके, सिटीजन्स के राइट्स को, तो ऐसा हो सकता है ना, कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो इन्होंने ये कहा कि नहीं, गवर्नमेंट जब लॉस बनाए तो उन फंडामेंटल राइट्स को उस गवर्नमेंट के भी ऊपर रखना चाहिए। यानी गवर्नमेंट कभी भी क्या नहीं बना सकती, ऐसा लॉ नहीं बना सकती जो क्या करे, वायलेट करे किसको, सिटीजन्स के राइट्स को। तो इसलिए है दीज राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन यानी गवर्नमेंट के भी ऊपर, एवरी अथॉरिटी, हर एक अथॉरिटी के ऊपर जैस हैड गॉट द पावर टू मेक अ लॉज, जो लॉज बना रही है उससे ऊपर किसको रखा जाए, फंडामेंटल राइट्स को रखना चाहिए। ये दो ऑब्जेक्टिव्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिए। ये हमें ज़्यादा अच्छे से नहीं समझने हैं, नॉर्मली से कम चल जाएगा। आगे देखते हैं बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो हैव अ सेक्शन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये समझिए, डीपीएसपी क्या होता है वो समझिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या होता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक पार्ट में तो क्या दे रखा, हमारे फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। क्लियर है, इसके साथ साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ अ स्टेट पॉलिसी भी दे रखे हैं। अब ये तो फंडामेंटल राइट्स तो किसको दे दिए गए, सिटीजन्स को दे दिए गए। फंडामेंटल राइट्स किसके लिए हैं, सिटीजन्स के लिए। लेकिन ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किसके लिए, गवर्नमेंट के लिए।
बात समझना ध्यान से कि गवर्नमेंट जब बनेगी तो गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करेगी, उस गवर्नमेंट के लिए एक को डायरेक्ट करना, उस गवर्नमेंट को एक वे दिखाना कि उसको किस तरीके से काम करना है, ये काम करते हैं हमारे कौन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए बेटा, इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ तो आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद में गवर्नमेंट बन गई थी, गवर्नमेंट भी बन गई। अब लेकिन गवर्नमेंट तो बन गई, लेकिन वो गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, वो गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, ये कैसे डिसाइड हो। तो ये चीज़ें वो गवर्नमेंट किस तरीके से काम करेगी, ये चीज़, ये वो वे, वो तरीका कौन बताएंगे, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। समझ में आया बेटा? द सेक्शन इज इंक्लूडेड टू इंश्योर ग्रेटर सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। यानी कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये गवर्नमेंट को बताते हैं, ये गवर्नमेंट को समझाते हैं कि आपको ऐसी पॉलिसीज बनानी है जिससे क्या हो सके, देश का ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देश के अंदर आ सके। यानी कि देश के अंदर सामाजिक तरीके से भी और आर्थिक पैसे वगैरह के तरीके से भी देश क्या करना चाहिए, ग्रोथ करना चाहिए। यानी कि आपको अपने देश के लिए ऐसी पॉलिसीज बनानी है, इस तरीके से काम करना है कि देश का क्या हो, सामाजिक और आर्थिक क्या हो, डेवलपमेंट हो। यानी कि उसका सोशल एंड इकोनॉमिक क्या हो, डेवलपमेंट हो। तो ये जो सेक्शन है, कौन सा सेक्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर बेटा? ये सेक्शन के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है, ये बताया गया है कि कैसे ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स करे जाएंगे। क्लियर बेटा? एंड द गाइड टू इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, और किसको गाइड किया गया है, इंडियन स्टेट। और इंडियन स्टेट का मतलब यहाँ पे किससे है, इंडियन गवर्नमेंट से। इंडियन स्टेट का मतलब यहाँ पे किससे बेटा, इंडियन गवर्नमेंट से। यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है कैसे वो देश का एक सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट कर सकती है। समझ में आया बेटा? जैसे कि लिविंग वेजेस फॉर वर्कर्स, जैसे कि अब देखिएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट को बाइंड कर दिया कि गवर्नमेंट को ये करना ही करना है, नहीं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मतलब है कि गवर्नमेंट को एक वे दिखाना कि गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट है तो उसको ये करना चाहिए। जैसे कि लिविंग फॉर वेजेस एग्जाम्पल में, जैसे कि जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स को कम से कम इतने पैसे मिलने चाहिए कि वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये क्या है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट लोगों को इतना वेजेस दिलाए कि लोग अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। क्लियर बेटा? ये किस में लिखा हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। अब इसका मतलब ये नहीं है गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट को अगर अच्छी गवर्नमेंट है और उसको अच्छे से वर्क करना है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ये गवर्नमेंट को बताते हैं कि कैसे हम एक देश को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो कुछ समझ में आया बेटा? फंडामेंटल राइट्स आपको मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर कर दिए थे, उसके दोनों ऑब्जेक्टिव मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद में अभी मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको समझाया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वो प्रिंसिपल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं और वो जो डायरेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, गाइड करते हैं गवर्नमेंट को हाउ टू वी गेट अ सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन अ कंट्री। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकुलरिज्म पढ़ेंगे और सेकुलरिज्म इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। सेकुलरिज्म को पढ़ने के बाद आपको चैप्टर रीड करना है अच्छे से और चैप्टर को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टर्म्स को अंडरलाइन करना है और समझना है।